नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 14 की, जिसका नाम है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। अभी तक बच्चों हमने इससे पहले जो कुछ भी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मुगल शासकों ने किस तरह से अपनी नीतियों से, अपनी रणनीतियों के माध्यम से पूरे भारत पर जो है शासन का संचालन किया। अब हम जानेंगे कि उनकी नीतियों और उनके जो है कि रणनीतियों के माध्यम से कैसे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई, अगर एक जो है कि मुस्लिम शक्ति भारत पर आक्रमण करती है और वहाँ पर भारत पर शासन संचालन करती है, तो वह समाज पर जरूर प्रभाव डालेगी। बिना सामाजिक प्रभाव के या बिना सामाजिक आधार के तो कोई भी जो है शासक शासन कर नहीं सकता। भाई, ये कहते हैं ना कि आप तलवार के बल पर 1 से 10 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोगों को जो है कि शासन सत्ता जो है कि अपने अधीन कर सकते हैं। 1, 2 या 10,000 लोगों को अपने अधीन कर सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि आपको पूरे भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर या भारत जैसे विशाल देश पर आपको शासन संचालित करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, सामाजिक आधार होना चाहिए। आपकी जो है मान्यताएं होनी चाहिए कि लोग आपको स्वीकार करें कि हाँ, ये अच्छा शासक है। आप देखिए ना, औरंगजेब को कैसे लोगों ने जो है कि अस्वीकार कर दिया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से आप देखेंगे संस्कृति मतलब होता है भाषा हो गया, रीति रिवाज हो गया, और इसके बाद आप देखेंगे कि पहनावा हो गया, खान पान हो गया, स्थापत्य कला, वास्तुकला, भवन का निर्माण कैसे हुआ था। इन सब के बारे में हम संस्कृत के रूप में जानेंगे कि मुगल काल में मुगलों के आने से भारत में कैसा जो है कि व्यवस्था कैसी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ी। अच्छा बच्चों, मुगल जो है कि आप जानते हैं कि मध्य एशिया के निवासी थे। तो मध्य एशिया की जो संस्कृति थी, जो उनका रीति रिवाज था या पहनावा था या उनका जो है खान पान था, वो सब भारत में आकर भारत और जो है कि मध्य एशिया दोनों मिक्सचर हो गया, या इसे कहते हैं कि मिश्रित संस्कृति, इस्लाम एवं हिंदुस्तानी मिश्रित संस्कृति बोला जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं इसमें मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। बच्चों, अगर कोई भी बाहरी शासक आता है या दूसरे देश का जब शासक आपके यहाँ भारत शासन करने आता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि अपने लोगों को यहाँ पर जो है कि विस्थापित करेगा और अपने लोगों को ऊंचे ऊंचे पद देगा। इस तरह से बच्चों देखेंगे कि हम मुगलों ने अब भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। बच्चों, जब भी कोई बाहरी शक्ति आपके यहाँ आक्रमण करेगी और शासन संचालित करेगी, तो वो क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वो या तो जो है कि अपने सामाजिक आधार को बनाएगी, या तो वो ऐसा कल्याणकारी कार्य करेगी, या आप पर दबाव बनाएगी कि आप उसके जैसा जो है वो जिस तरह से शासन संचालित कर रहा है उसमें आप घुल मिल जाइए। ऐसा मुगलों के साथ भी हुआ। जब मुगल भारत में साम्राज्य स्थापित किए, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आप कोई भी शासक होगा बच्चों, जब वो किसी दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर अपने धर्म के, अपने रीति रिवाज को, अपने जो है कि विचारधारा को फैलाएगा, ताकि उसकी विचारधारा को लोग मान्यता दे कि हाँ, ये अच्छा शासक है। वो कल्याणकारी खूब कार्य करेगा, वो लोगों को खूब धन देगा, वो लोगों की सहायता खूब करेगा, ताकि जो देसी लोग हैं वो क्या करें, बाहरी जो शासक है उसको स्वीकार करें कि हाँ, ये जो है अच्छा शासक है। तो आप देखते हैं कि मुगलों ने जो है, आपको पता होगा कि ढेर सारे जो है कि अकबर रियायतें देता है, वो हिंदुओं से शादी विवाह करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जहांगीर की शादी होती है, वो भी जो है कि किससे शादी करता है, वो भी हिंदुओं से विवाह करता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि हिंदुओं के साथ मेल मिलाप करके वो हिंदुओं के जो बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या थी उनका विश्वास जीतना चाहते थे, और ये चाहते थे कि हम आपके लिए जो है शासन करने के लिए आए हैं और हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम आपको किसी तरह का दुख नहीं देंगे, हम आपकी क्या है शासन करेंगे और आपकी जो है कि कष्टों का निवारण करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है कि अपने तरीके से शासन का संचालन किया, और ताकि जो है कि उनका साम्राज्य विस्तार हो सके। दूसरा चीज़,
उन्होंने विभिन्न धर्मों, भाई जैसे मुगल थे वो इस्लाम धर्म लेकर आए, भारत में हिंदू धर्म था और भारत में ईसाई धर्म भी था, भारत में आप जाएंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी था। तो इन सब ने क्या हुआ कि अलग अलग नस्ल के लोग थे और अलग अलग धर्म के लोग थे। तो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीज़ों को मानेंगे, बौद्ध धर्म अलग चीज़ मानेगा, ईसाई धर्म अलग चीज़ को मानेगा, इस्लाम जो है अलग चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक मिश्रित संस्कृति, मिश्रित मतलब मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हम हिंदुस्तानी और इस्लामिक समन्वित संस्कृति के नाम से जानते हैं। बच्चों आगे देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। सामाजिक मतलब बच्चों समाज में क्या हो रहा है। समाज मतलब क्या होता है कि वो जाति में बटा हुआ है या धर्म में बटा हुआ है, स्त्रियों की क्या स्थिति है, इससे हम आंकते हैं कि उस समाज की क्या स्थिति है। फिर धर्म में बच्चों कि धर्म में कैसा पूजा पाठ हो रहा है, ईश्वर को कैसे मानते हैं, क्या एक ईश्वर को मानते हैं या अनेक ईश्वर को मानते हैं, पूजा की पद्धति कैसे है, क्या जो है कि तीर्थ यात्रा लोग करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या नमाज अदा करते हैं। तो इससे किसी धर्म के धार्मिक पक्ष को जानने का अवसर मिलता है। तो आपको दोनों समझ में आ जाए, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। बच्चों जैसा हमने पता है कि प्राचीन काल में भारत 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों मतलब एक भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। बच्चों जैसा कि हम प्राचीन काल में जानते हैं कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जो पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, दूसरा तीसरा वैश्य और चौथा जो है कि आपका शूद्र था। तो इन चारों वर्णों के अलावा जब धीरे धीरे क्या हो गया कि इनमें जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था, तो इनसे क्या हो गया कि अन्य जातियों का उद्भव हुआ और जातियों से फिर उपजातियों में बटकर आप देखेंगे कि जैसे कोई यादव है तो उसमें यादव में कई यादव आ जाएंगे, ब्राह्मण है तो कई जो है कि उनकी उपजातियां, शुक्ला है, तिवारी है, पांडे हैं, ये सब मतलब अलग अलग क्या होगा उपजातियां हैं। तो जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो वो धीरे धीरे क्या हो गया उपजातियों में भारतीय समाज परिवर्तित होता चला गया। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। मैंने कहने का आशय है कि मुगल शासक जो होता था सम्राट वही सर्वोपरि था ही। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, पवित्र धार्मिक व्यक्ति, सैयद, शेख आदि थे। बच्चों उलेमा वो होता था जो कुरान की व्याख्या करता था, उसे उलेमा कहते थे। जैसे हमारे यहाँ वेद हो गए, शास्त्र को, इसकी व्याख्या कौन करता है, पंडित करता है। वैसे मुस्लिमों में जो उलेमा होता था वो कुरान की व्याख्या करता था कि कुरान में क्या लिखा है। फिर इसी तरह से सैयद होते थे और शेख होते थे, इनका भी काम यही था। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मतलब पहले जो है कि सबसे उच्च वर्ग में सम्राट था, उसका परिवार था। इसके बाद द्वितीय वर्ग में जिसमें जो है कि आपके उलेमा थे, सैयद थे और शेख थे। इसके बाद उसके अधीन जो है अमीर आते थे। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो उन्हें अमीर बोला जाता था, या जिनका परिवार बहुत संपन्न था, जो राजनीति में भाग लेता था वो बहुत संपन्न था। अधीनस्थ राज्यों के शासक, जैसे जो भी एक तो विशाल साम्राज्य है उसके अधीन छोटे छोटे राज्य होते थे, तो उनके शासक जो है कि द्वितीय श्रेणी के होते थे। फिर जमींदार और जागीरदार हमने बताया है। जमींदार जिनके पास बड़े बड़े भूमि के स्वामी होते थे उनको जमींदार बोला जाता था, और जागीरदार वो होते थे जो अधिकारी, जिन अधिकारियों को भूमि पर हक दिया रहता है कि आपको अपने जो सेवा प्रदान कर रहे हैं उसके एवज में आपको जो वेतन दिया जा रहा है वो भूमि दे दी जाती थी कि आप इसी से जो आप राजस्व मिलेगा वही आपका वेतन होगा। तो ये जागीरदार होते थे, इनको ये द्वितीय वर्ग के लोग होते थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। बच्चों देखो, जो चौकीदार होता था वो सुरक्षा के कार्य करता था, काजी जो होता था वो न्यायिक कार्य करता था, और चौधरी जो होता ग्राम का प्रधान। जैसे आज आप जानते हो ग्राम का प्रधान बोला जाता है, पहले उसे चौधरी बोला जाता था। तो ये मध्यम वर्ग के लोग थे। और तत्पश्चात भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र
निस्सहाय दास आदि की श्रेणी थी। मतलब भारतीय समाज क्या है, ये 3-4 वर्गों में विभाजित था उस समय। इसके बाद देखते हैं हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। भाई ब्राह्मण हमेशा से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे हैं, क्योंकि वो मानते थे कि हम जो है वेदों की व्याख्या करते हैं, इसलिए हमारा स्थान सबसे ऊंचा है। तो ब्राह्मणों को हमेशा ऊंचा स्थान दिया गया। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजस्व प्राप्त था। देखिए बच्चों, बार बार ये बातें की जाती हैं कि ब्राह्मण जो है मुस्लिमों से बहुत जो है कि दूरी बनाए रखते थे, या उनको बहुत ही जो है कि पापी समझते थे, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं थी। ब्राह्मण जो है वो मुगलों से उपहार भी लेते थे और अनुदान भी लेते थे, और उन्हें राजा संरक्षण भी प्रदान करता था। तो इस तरह से वो हर तरफ से अपना जो है कि उनका हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा रहा। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। ब्राह्मण के बाद समाज में क्षत्रिय वर्ग का स्थान था। क्षत्रियों का काम था, क्षत्रियों में से राजा होता था, और राजा का काम होता था जो है कि अपने राज्य की सुरक्षा करना और जनता का कल्याण करना। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। वैश्य मतलब बच्चों जो है कि जो है कि व्यापारी वर्ग था, जो है कि औद्योगिक वर्ग था, इन्हें वैश्य बोला जाता था। फिर व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। इसमें पेशेवर समूह भी शामिल थे। मतलब निम्न वर्ग के लोग जैसे जो है कि शूद्र हो गए, चमार हो गए, हरिजन हो गए, इन सबको हम चौथे वर्ग के रूप में शामिल करते हैं। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। जब मुगल भारत में आए तो क्या होगा कि एक समाज में भय चला कि ये जो है कि मुस्लिम आक्रमणकारी अगर सुंदर महिलाओं को देख लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं। तो महिलाओं ने पर्दा डालना स्टार्ट कर दिया कि हम भाई जो है पर्दा डाल देंगे। पर्दा मतलब जो घूंघट जब काट देंगे तो हमें कोई बाहरी व्यक्ति देख नहीं पाएगा कि हम सुंदर हैं, कुरूप हैं, तो हम पर कोई आँच नहीं आएगी। स्त्रियाँ पुनर्विवाह या पति की संपत्ति में हिस्सा का दावा नहीं कर सकती थी। स्त्रियों की ये स्थिति थी कि वो एक तो पर्दा में रहने लग गई, और दूसरी चीज़ जो है कि स्त्रियाँ पुनर्विवाह, अगर एक बार विधवा हो गई तो आपका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, और आपको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। आज भी पिता की संपत्ति में स्त्रियों को या पुत्री को अधिकार नहीं दिया जाता है भारतीय समाज में। मुगल काल में जहां शासक वर्ग शान शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार तथा श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी। बच्चों, आप ये जानते हैं कि जो मुगल शासक थे अमीर वर्ग था, जिन्हें द्वितीय वर्ग हमने बताया है, काजी हो गए, अमीर हो गए, जागीरदार हो गए, जमींदार हो गए, ये बहुत संपन्न होते थे, और संपन्न होने के साथ ऐशो आराम खूब करते थे। इनका अच्छा खूब पकवान बनता था, इनके यहाँ जो है खूब दारूबाजी चलती थी, मुर्गा मरीदा खूब खाते थे, ये सब इनके यहाँ खूब चलता था। लेकिन और इनका धन जो जहाँ से प्राप्त होता था, वो धन प्राप्त होता था कहाँ से? किसानों के यहाँ से और श्रमिकों के यहाँ से, क्योंकि किसानों से वो कर लेते थे और कर लेकर अपना जो है भरण पोषण करते थे। लेकिन जो है कि सबसे अधिक कहते हैं कि गरीबी किसकी आती थी? किसान की थी, श्रमिक की थी। जबकि वही जो है अमीर वर्गों का पेट भरता था, लेकिन उसे अपने पेट भरने के लिए पैसे नहीं बचते थे। तो ये स्थिति जो है, ये विडंबना आज भी है और पहले भी थी। आज भी आप जानते हैं कि जो पूंजीपति है, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये सब क्या है कि गरीबों से ही पैसा कमाकर अपना ऐशो आराम करते हैं, और जो उनकी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाता है, संचालित करता है, वो आज जो है कि स्लीपर चप्पल में चलता है, उसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं होती है। तो ये स्थितियाँ हैं। फिर आगे बच्चों देखते हैं सांस्कृतिक समन्वय। सांस्कृतिक हमने बताया था बच्चों, जैसे भाषा हो गया, खान पान हो गया, रीति रिवाज हो गया, हम देखते हैं कि स्थापत्य मतलब भवन निर्माण हो गया, इन सबको हम मिलाकर बोलते हैं संस्कृति। मुगल काल के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ।
भाई मुग़ल शासक जो थे वो भले से मुस्लिम थे, लेकिन उनमें ये बात थी कि वो ये कहते थे कि हम जो है वो इस्लाम के जो रूढ़िवादी है तत्व उनको हम नहीं मानते। वो कहते थे कि हम ऐसा करते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिश्रित करके एक ऐसी प्रणाली विकसित करते हैं जिसमें जो है कि हिंदुस्तान में जो संस्कृति है वो भी चलती रहे और जो मुस्लिम मानते हैं वो भी चलता रहे। तो इसीलिए उन्होंने आप देखेंगे कि स्थापत्य का निर्माण किया। चित्रकारी इस्लाम में प्रतिबंधित था, किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाना इस्लाम में प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी मुगलों ने चित्र बनवाए। फिर साहित्य की रचना हुई। संगीत इस्लाम में प्रतिबंधित है कि संगीत लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, मुगल जो शासक थे उन्होंने संगीत का प्रश्रय दिया और संगीत को बढ़ावा दिया। और तानसेन तो इतना बड़ा गायकार था, पूछिए ही मत। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें साहित्य, चित्रकारी, संगीत, ताजमहल जैसा जो है कि स्थापत्य का निर्माण हुआ। चित्रकारी में आप जानिए बिशनदास, दसवंत, उनका कोई जोड़ ही नहीं था। साहित्य में आप अबुल फजल को ले लीजिए, संगीत में तानसेन था, गजब का गायकार था। तो इस तरह से वो मुगल काल जो है गुप्त काल के बाद मुगल काल ही ऐसा काल था जिसमें इस तब का जो संस्कृत का विकास हुआ, और ये संस्कृत के क्षेत्र में इसे दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे जिसका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। तुर्क ईरानी बच्चों, तुर्क जो है तुर्किस्तान, ईरानी जो है फारसी खाड़ी वाला। आप जानते होंगे जब बाबर आया था तो बाबर ने भी क्या किया कि वो ईरान के जो शासक थे उनकी जो शान शौकत थी, जो उनकी जीवन पद्धति उनको अपनाने का भरसक प्रयास किया। इसी तरह से जो ये मुगल थे इन्होंने जो है कि इन ईरानी पद्धतियों को, ईरानी रीति रिवाजों को अपनाने का प्रयास किया और फिर भारत में उसका मिश्रण करके एक मिश्रित समन्वित संस्कृति का विकास किया। अब आगे देखते हैं स्थापत्य कला। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया। आप जानते हैं कि बच्चों कितने भव्य भव्य मंदिर बनाए। आगरे का किला आप देखें, ताजमहल देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी जाइए, फिर इसके बाद दिल्ली में लाल किला देख लीजिए। ये जो है कि कितने बेहतर जो है कि मुगल स्थापत्य का निर्माण करवाया। दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा आप देख लीजिए, तो आप देखते ही जो है कि कह देंगे क्या बनाया, क्या जो है कि इमारत है। इसके बाद मस्जिदों में आप जामा मस्जिद देख लीजिए। इसके बाद मुगल शाहजहाँ ने कई किले बनवाए जिसमें मुगल तथा भारतीय सैनियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर मतलब बच्चे जो है कि पत्थर जो होता था लाल रंग का होता था, तो उसे लाल बलुआ पत्थर बोला जाता था। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी चित्रकला का मिश्रण देखने को मिलता है। जो बच्चों चित्रकारी की गई होती है उसमें जो है कि बंगाली हो, गुजराती हो, फारसी मिश्रण देखने को मिलता है। ये नहीं था कि जो है कि जो मुस्लिम तुर्की से, ईरान से सीख कर आए थे उसी ही अपने भवनों में स्थान दिए, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि अच्छा बंगाल का बहुत अच्छा जो चित्रकारी है उसको ले लिया, गुजरात से बहुत अच्छे चित्रकार हैं उनको बुला लिया, उनकी चित्रकारियों को ले लिया। तो इस तरह से उन्होंने भवन निर्माण करवाया। देखिए आगरे का किला बच्चों में दिखाया गया है। उनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। बच्चों आप देखें छज्जा जो आगे जो बनाया जाता था छज्जा बोला जाता था, तो उसमें जो है कि आप देखेंगे सजावट फारसी दिखाई देती है, मध्य एशियाई पद्धति दिखाई देती है, उसमें भारतीय प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। देखिए ये दिखा है ना, जोधाभाई महल का छज्जा गुजराती शैली में बना हुआ है। फिर शाहजहाँ द्वारा बंगाली शैली में निर्मित आगरे किले का एक छज्जा, ये देखिए जो दीवाने आप देखेंगे जब आगरे में जाएंगे तो दीवाने खास है, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा छज्जा देखने को मिलेगा। फिर आगे देखते हैं, कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद मतलब संगमरमर का प्रयोग। देखिए जैसे हुमायूं का मकबरा है तो ऊपर का जो टॉम्ब है या ऊपर का गुंबद है वो संगमरमर का बना है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, ये देखिए अकबर का मकबरा है। तो ये भी जो है कि आप देखेंगे कि जो है कि ये मुगल काल के स्थापत्य के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये आप ये जानिए कि लोग आज लाखों करोड़ रुपए भारत सरकार इससे पैसा कमाती है, क्योंकि इससे जो है कि लोग देखने आते हैं। फिर बच्चों आगे देखिए, मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए
अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किए। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। बच्चों, मुगल जो थे उस सजावट में उनमें जो है कि मूर्तियाँ नहीं बना सकते थे, तो इन्होंने क्या किया कि फूल पत्ती को जो है, फूल हो गया, पत्ती हो गया, फिर जो है कि इसकी सजावट खूब करते थे। तो आप जाएंगे कि कभी आगरा का ताजमहल में जाएंगे तो देखिए ये जो चित्र जितना बेहतर बनाया है फूल पत्तियों का, वो आपको खूब देखने को मिलेगा। और ये पत्थर को तराश कर काट कर बनाए गए हैं। आप ऐसा स्थापत्य बनाए हुए हैं कि आप देखकर चकित रह जाएंगे कि आधुनिक समय में इसको बनाने में जो है कि सालों लग जाएंगे, लेकिन तब जब तकनीकी नहीं थी तब मुगलों ने इतना बढ़िया जो है कि कारीगरों ने इतनी बेहतर इमारत बनाई हुई है। पित्रादुरा का मतलब होता है कि उसमें पिचकारी करना होता है। देखिए पित्रादुरा इत्माद-उद-दौला का मकबरा में बनाया गया है। फिर देखिए कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। आप जब जाएंगे आगरा में ताजमहल में तो आप देखेंगे कि उसके गेट पर ही आप देखेंगे कि जो है कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। मतलब कुरान की आयतें मतलब अच्छी अच्छी जो कुरान की बातें हैं वो लिखी गई हैं। तो उसका प्रयोग सजावट के रूप में करते थे, क्योंकि इस्लाम में मूर्तियाँ वर्जित थी, चित्र बनाना वर्जित था, तो इसलिए जो है कि वो सजाने के लिए जाली का प्रयोग करते थे। फिर इसके बाद जो है कि पित्रादुरा फूल पत्ती का प्रयोग करते थे, और जो है कि ईरान की जो कुरान की आयतें होती थी उसको लिखते थे। इनकी इमारतों की विशेषताएं इनके विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं। विशाल गुंबद तो आप जानते हैं कि किसी भी जो है कि मस्जिद के ऊपर गुंबद बनाया जाता था। मेहराब वो होता था बच्चों मुख्य गेट पर बनाया जाता था मेहराब। तो वो देखिए ये मेहराब बनाया गया बच्चों, ये जो बनाया गया है यही मेहराब है बच्चों, ये मेहराब है, इसी को कहते हैं मेहराब। तो बच्चों मुगलों ने मेहराब का खूब बड़े बृहत स्तर पर निर्माण करवाया। आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे इस्तेमाल किया। देखिए ये बच्चों हिंदुस्तानी और इस्लामी पद्धति का क्या है सबसे सुंदर उदाहरण है कि जो भारतीय मंदिर बनाए गए हैं आप देखेंगे उसमें स्तंभ का प्रयोग किया गया है। तो इस्लाम में जो है स्तंभों का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन आप देखेंगे कि अकबर ने जब पंचमहल बनवाया हवा लेने के लिए, ये देखिए शान शौकत तक हवा लेने के लिए उसने महल बनवा दिया, तो उसमें जो है कि स्तंभों का प्रयोग किया है। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए, जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब में पिजौरा बाग, लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। बच्चों देखिए आप कभी मुगलों के जो भी स्थापत्य कभी ताजमहल घूमने जाइए तो उसके सामने बड़ा अच्छा जो फव्वारा बनाए रहते हैं, तो वो एक जो है चार बाग पद्धति सजाने की थी कि किसी भी निर्माण को बनवाते थे तो उसके सामने जो है वो बगीचा लगवाते थे। तो मतलब देखने में क्या होता था कि उससे आपको देखने में बहुत सुंदर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो झरना बनाते थे जिसे वो फव्वारे लगवाते थे, उसमें जो ताजमहल की कृति जो उसका झलक चमकती है वो मतलब जो है कि गजब की चमकती है। तो इसका प्रयोग कौन करते थे? ये मुगलकालीन शासक करते थे। तो बच्चों आज इतना ही, नमस्कार, कल और आगे बढ़ाएंगे।